मैम कुछ ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनको जो आपके पास डिमांड लेके आते हो ये कि या फिर किसी आईवीएफ सेंटर में कि उन्हें पर्टिकुलर बेटी चाहिए या फिर बेटा चाहिए, तो ऐसे में क्या स्टेप लेते हैं, क्या आप समझाते हैं? मुझे लगता है हर सेंटर में कोई ना कोई ऐसी, मैं इसको स्टूपिड ही बोलूँगी, क्वेरी आती है, बट हम उनको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ गलत है। आईवीएफ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, आपको तो पता ही होगा कि उन्हें लगता है कि अब आईवीएफ कराएंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बहुत इंजेक्शन लगेंगे। इस तरीके का डर लेकर कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं? हर निसंतान दंपति को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार छोटी-मोटी दवाइयों से, छोटे-मोटे इलाज से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। ओनली कंडीशन होता है कि उनको सही गाइडेंस मिले। आईवीएफ में जो दवाइयाँ चलती है या जैसे मैंने भी एग्जेक्शन पूछा, क्या इस तरीके से कुछ लंबे टाइम के लिए इसमें दवाइयों का भी कोई रोल है क्या आईवीएफ में? हाँ, हमें डेफिनेटली हार्मोन्स का सपोर्ट देना पड़ता है आईवीएफ के साइकिल्स के दौरान, प्लस पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। एम्ब्रोस ही मुझे लगता है कि एक से अधिक डाले जाते हैं तो ट्विंस या ट्रिपलेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हम सिंगल या ट्विस्ट डबल ट्रांसफर करते हैं। ट्री की अब क्लैरिटी काफ़ी कम हो गई है। ट्रिपलेट्स होने के चांसेस अब लगभग खत्म हो गए हैं। आईवीएफ से कैसे बचे, तो आप बताइए हमको। जो ये सोच रहे कि हम आईवीएफ से कैसे बचे, तो उनको पहले से क्या ऐसे कर? तो सबसे पहले तो अपनी बत्ती जल्दी जलाएं, है ना। शादी को अगर आपके 1 साल हो गया है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, तो प्लीज आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है फर्टिलिटी सेंटर्स के। किसी भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाके अपना वर्कअप करा दो कि भाई हमारे में दिक्कत क्या है, हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारे में दिक्कत क्या है। हो सकता है छोटी मोटी दिक्कत हो, इसमें आपको आईवीएफ की जरूरत ना पड़े। आईवीएफ में कोई गारंटी तो होती नहीं, तो इसका सक्सेस रेट जरूर बताएं आप। साइंस के किसी भी इलाज ट्रीटमेंट में आप बढ़िया से बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाइए, बढ़िया से बढ़िया किडनी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाइए, वो अपने पेशेंट को 100% बचाने की गारंटी नहीं ले सकता, है ना। अब यहाँ पे वो सिस्टम जो इतने सालों से काम नहीं कर रहा, उस सिस्टम में हमें प्रेगनेंसी लानी है, तो कैसे हम 100% की गारंटी ले लें, है ना। भाई नहीं हो रहा तभी तो आप आए हो सामने हमारे, राइट। आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है महिला की उम्र पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रानू। और आज हम आपके पास फिर से आए हैं कनपुरिया डायरी में एक स्पेशल शो लेके। और आपके लिए हम कुछ स्पेशल लाए हैं इस बार। आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे भारत में जोड़े हैं जो निसंतान हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट साबित हो सकता है उम्मीद की सफर। कई बार कई ऐसा भी होता है कि कुछ जोड़ों पर वो उलझन का सफर मानते हैं, तो हम इन्हीं जो कश्मकश में फंसी हुई ये क्वेश्चंस और आंसर्स का दौर है, उसको क्लियर करने के लिए लेके आए हैं आपको एक वेरी स्पेशल शो में अपने, जिसका नाम है आईवीएफ स्पेशल। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रावी आईवीएफ सेंटर से डॉक्टर मोनिका सचदेवा जी। आपका स्वागत है मैडम। नमस्ते, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। देश दुनिया और शहर को जागरूक कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रावी सेंटर आपने कानपुर में जब स्टार्ट किया, तो ये क्या उद्देश्य लेकर आपने कानपुर को ही क्यों चुना कि हम कानपुर में ही ये सेंटर अपना खोलेंगे? उसकी 2-3 वजहें हैं। पहला तो ये कि सारी पढ़ाई और सारे एक्सपीरियंस जब दिल्ली में हम ले रहे थे, तो हमने एनालिसिस किया कि हमारे आने से पहले कानपुर में जो आईवीएफ सेंटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं थे। वहाँ अब टीम बाहर से आती थी आईवीएफ करने के लिए। इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं थे, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आईवीएफ को सक्सेसफुल करने में। इसलिए आईवीएफ साइकिल्स बैचेस में हो रही थी, तो कई सारे पेशेंट्स का इकट्ठे एक बैच बनता था, उसका आईवीएफ होता था। तो जनरली ऐसा प्रेफर नहीं करते आईवीएफ में। हम लोग को बैचेस की जगह अगर हम सिंगल डबल 1-2 साइकिल्स ही करें, इंडिविजुअलाइज साइकिल करें, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो लैग था, एक तो वो हम लोग को स्टडी हुआ। सेकेंड थिंग, मेरे हस्बैंड कानपुर को बिलोंग करते हैं, उनके एजुकेशन कानपुर से रही है। और जैसे कि हम सबको लगता है कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जिस जगह ने हमें एजुकेशन दी, हमें रहने का, हमें एग्जिस्टेंस का मौका दिया, हम उसे कुछ वापस दें। तो ये इंटेंशन था मेरे हस्बैंड का। डॉक्टर जो हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी है, तो ये दोनों थॉट से हम वापस कानपुर आए।
मैम कितना एक्सपीरियंस आप दोनों को है? आपके हस्बैंड भी इसी फील्ड में हैं, आपके साथ हैं? हम लोग दोनों को लगभग 18 साल प्लस एक्सपीरियंस। ये कानपुर में ही करते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं? अभी ये तो बताइए। 10 साल से कानपुर में ही थे एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें एक मौका मिला कि हम अफ्रीका में जाके वहाँ भी आईवीएफ केसेस करते हैं और वहाँ भी पेशेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो को प्रेगनेंसी आए। अभी हमने दिल्ली में भी अपना सेंटर डाला है, दिल्ली में साउथ दिल्ली में सेंटर डाला है और स्टार्ट ही किया है वहाँ पे, ये कोशिश करके कि वो जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हर कहानी अलग है, निसंतानता की हर कहानी अलग है, तो किस कहानी को कैसे डील करना है, इसके लिए उस पेशेंट को, उस कपल को आपका बहुत क्वालिटी टाइम चाहिए। बिल्कुल, तो वही कोशिश हमारी रहती है और इसी सर्विस को जो कानपुर में 10 साल से सक्सेसफुली चल रही है, कानपुर के आसपास 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट कई बार डेली हमारे पास आ गए होते हैं और वही कोशिश हमने दिल्ली में स्टार्ट कर दी। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि जो मतलब जोड़े आपके पास आते हैं, तो एक डर से मतलब आईवीएफ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, आपको तो पता ही होगा कि उन्हें लगता है कि अब आईवीएफ कराएंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बहुत इंजेक्शन लगेंगे। इस तरीके का डर लेकर कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं? डेफिनेटली आईवीएफ की एक्सेप्टेंस अभी भी एक चैलेंज है। पहले से समय बहुत अच्छा हो गया है, जागरूकता हो गई है, सोशल मीडिया, आप जैसे पॉडकास्ट और यूट्यूब, फेसबुक, सबके पास नॉलेज भरमार है आईवीएफ के बारे में, तो इस वजह से गलत धारणाएं काफी कम हो रही हैं। लेकिन आईवीएफ को लेके काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ उसमें सही भी है। जैसे कि पहली बात तो हर निसंतान दंपति को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती है। कई बार छोटी मोटी दवाइयों से, छोटे मोटे इलाज से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। ओनली कंडीशन होता है कि उनको सही गाइडेंस मिले सही टाइम पे। टाइम मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन का, उसकी एज क्या है। अगर वो आप अपना समय बहुत आगे निकाल रही है, 35 प्लस पे आ रही है एज में, या और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर हो गए हैं, तो डेफिनेटली आईवीएफ की तरफ ज्यादा रुझान हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो यंग एज में आती है, उसको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, यंग एज में आती है, तो कई बार आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। अब रही बात आईवीएफ में इंजेक्शंस की, जो एग डेवलपमेंट के लिए हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो 10-12 दिन, कई बार 15-20 दिन के इंजेक्शन होते हैं, बिकॉज उसकी कोई गोली नहीं बनी है ना। और लेकिन वो इंजेक्शन सबक्यूटेनियस होते हैं, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगते हैं, तो वो बहुत ही बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं। लोग अपने रूटीन दिनचर्या, रूटीन ऑफिस वर्क के साथ जिन इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। ये एग पिकअप के लिए होता है, अंडे बनने के लिए। उसके बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जब भ्रूण डलता है, उसके बाद ज्यादा इंजेक्शंस नहीं लगते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे 9 महीने भी कोई इंजेक्शन ज्यादा खास नहीं लगते। तो ये गलत धारणाएं हैं, इंजेक्शंस लगते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं कि आप आईवीएफ करना चाहो। फिर आप ये सोचो ना, हमें इंजेक्शंस के बदले में मिल क्या रहा है। साइंस में मैक्सिमम सक्सेस के चांसेस आईवीएफ से ही है। तो जब हमें कुछ दिन के इंजेक्शंस की तकलीफ से वो लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा बच्चे के लिए, तो आई थिंक वो हर कपल को वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। मैम जैसे व्यूअर्स के एक आम क्वेश्चंस आता है कि क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया आप लोग अपनाते हैं? कैसे मतलब जैसे कोई नया कपल आया, तो उनके साथ कैसे आपने उनकी काउंसलिंग की? उसके बाद के सेशन बताइए थोड़े से कि क्या होते हैं? देखिए, अगेन हर कपल अलग कहानी है। हाँ, पहले तो हम समझते हैं कि सच में उसको आईवीएफ की जरूरत है भी कि नहीं है। और आईवीएफ भी बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब कई बार वाइफ के एग्स अच्छे होते हैं, कई बार हमें डोनर एग की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होता है, कई बार हमें डोनर स्पर्म चाहिए होता है, कई बार हमें आईवीएफ के पहले शायद एक लैप्रोस्कोपी, जिसको हम दूरबीन ऑपरेशन भी कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। कई बार हमें आईवीएफ से पहले कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर तो मरीज ओवरवेट, ओबीस आते हैं, तो पहले उनका वेट लॉस करवाते हैं। अनकंट्रोल शुगर आती है, तो पहले कंट्रोल शुगर करवाते हैं। तो हर केस अलग होता है। तो प्रॉपर काउंसलिंग जो होती है, एक तो हमारी क्लिनिकल काउंसलिंग होती है, जिसमें हम पेशेंट को देखते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको दवाइयाँ या इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया में फाइनेंशियल काउंसलिंग। जो फाइनेंशियल काउंसलिंग, उसको लगभग खर्चा बताया जाता है, जिसको प्रिपेयर होने में उसे टाइम लगता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसमें भी डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल रहता है। इसमें हमें कोशिश ये करते हैं कि वाइफ और हस्बैंड दोनों साथ में आए, हम दोनों के बीच का इक्वेशन एक बार समझने की कोशिश करें, देखें कि दोनों कितने विलिंग है आईवीएफ के इलाज के लिए,
प्लस आगे बच्चे का लुक आफ्टर करने के लिए, अच्छा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी। उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, जो सामाजिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, कई बार वो हमसे खुल के बताते हैं, उनको हम उपयुक्त टाइम देते हैं। जब वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल अच्छे से कंसल्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्लैरिटी होती है, तभी हम आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले से अब आईवीएफ में कितना बदलाव आ चुका है, क्योंकि अब तो काफी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जैसे आज से 10 साल पहले और आज के समय में कितना परिवर्तन आ चुका है इस चीज में। डेफिनेटली आईवीएफ की सक्सेस रेट काफी इम्प्रूव हो गई है लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग के इंक्यूबेटर्स जो है, जो मशीन होती है जिसमें भ्रूण को रखा जाता है, वो काफी इवॉल्व हो गए हैं। हमारे पास एम्ब्रियोस्कोप है, एम्ब्रियोस्कोप में टाइम लैप्स टेक्नोलॉजी से पल पल के हमें एम्ब्रियो के ग्रोथ की खबर मिलती है। हमारे पास विट्रिफिकेशन की टेक्निक है जिसमें हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख लेते हैं, तो उससे हमारी सक्सेस रेट काफी बड़ी है। अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं, अच्छे फ्लेक्सिबल पिपेट्स आ गए, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं। प्लस आजकल एआई का भी यूज हो रहा है इंक्यूबेटर्स में और एम्ब्रियो की क्वालिटी रीड करने में। प्लस सीमन एनालिसिस में भी अच्छे से एआई का यूज होने लग गया। तो साइंस तो इवॉल्व हो रहा है, काफी कुछ आगे हो रहा है। आजकल जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है एम्ब्रियोज की, जिससे हमें पता चल जाता है कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। हम नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इससे उन कपल्स को बहुत राहत है जिनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है या कुछ जेनेटिक फैमिली में रन करी है प्रॉब्लम्स, और उनको उस साइकिल को ब्रेक करना है, तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। मैम कुछ ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनको, जो आपके पास डिमांड लेके आते हो ये कि या फिर किसी आईवीएफ सेंटर में कि उन्हें पर्टिकुलर बेटी चाहिए या फिर बेटा चाहिए, तो ऐसे में क्या स्टेप लेते हैं, क्या आप समझाते हैं उनको? ये बहुत दुख की बात है, हाँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है हर सेंटर में कोई ना कोई ऐसी, मैं इसको स्टुपिड ही बोलूंगी, क्वेरी आती है, बट हम उनको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, क्योंकि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। जहां आप सालों से तरस रहे हो बच्चे के लिए, मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आज के समय में जहां वुमेन एम्पावरमेंट टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे, तो वो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें सोच बदलनी पड़ेगी, और आई थिंक आप जैसे जागरूक लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे इसके लिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बेटे की चाह में भागते रहते हैं। उनको कहीं न कहीं कुछ है कि बेटी तो ऑलरेडी, मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि बेटियाँ हैं तो फिर आईवीएफ करा लेते हैं। तो क्या ऐसे लोग आते हैं आपके पास? किस लिए मैंने आते हो वहीं से बाहर निकल जाते हैं। सबम आईवीएफ में जो दवाइयाँ चलती है, या जैसे मैंने भी इंजेक्शन पूछा, क्या इस तरीके से कुछ लंबे टाइम के लिए इसमें दवाइयों का भी कोई रोल है क्या आईवीएफ में? हाँ, हमें डेफिनेटली हार्मोन्स का सपोर्ट देना पड़ता है आईवीएफ के साइकिल्स के दौरान, प्लस पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। ओके। जब 3 मंथ्स हो जाते हैं तो उसके बाद बॉडी लगभग स्ट्रांग हो जाती है, बच्चेदानी स्ट्रांग हो जाती है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में। फिर ग्रेजुअली हम उसको विड्रॉ कर देते हैं। हाँ, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट लंबे टाइम तक चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैम एम्ब्रोस ही मुझे लगता है कि एक से अधिक डाले जाते हैं तो ट्विन्स या ट्रिपलेट्स की चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? आईसीएमआर गाइडलाइंस, एआरटी लॉ हमें 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर का परमिशन देता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम सिंगल या डबल ट्रांसफर करते हैं। 3 की अब क्लैरिटी काफी कम हो गई है, ट्रिपलेट्स होने के चांसेस अब लगभग खत्म हो रहे हैं मैक्सिमम आईवीएफ सेंटर्स के। जी, मैम जैसे किसी को एक ही एम्ब्रो ट्रांसफर किया और जाइगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया मान लीजिए, तो क्या ऐसे में बच्चे की सेहत पे जन्म के बाद कोई फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत तो नहीं आती? बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि आगे बच्चे का क्या होगा? ये देखिए, ये जो डिवीजन होता है ये नेचुरली भी हो सकता है, हुँ। मतलब कुदरती भी ट्विन्स ऐसे हो सकते हैं। और अगर वो बेसिकली उसका दो एक ही सैक है, 2 भ्रूण है और एक ही सैक है, हुँ। तो वो एक रिस्की प्रेगनेंसी है, और इसका पता अल्ट्रासाउंड से टाइमली चल जाता है। लेकिन अगर 2 सैक है, तो फिर वो प्रेगनेंसी आराम से आगे बढ़। तो मैम अगर जैसे मान लीजिए किसी को पता चल गया चौथे 5वें महीने में, तो डिस्कार्ड करना ऑप्शन होता है कि कंटिन्यू करवाते हैं, क्या करते हैं? वैसे तो रिस्की होता है आगे तक कंटिन्यू करना, हम पेशेंट की काउंसलिंग करके फिर डिसाइड करते हैं। जैसा वो चाहे। तो ये फिर ऑब्वियसली उनका चॉइस है, बट डेफिनेटली सलाह तो नहीं देते, अगर एक ही कॉमन सैक है तो सलाह नहीं देते। जो एग फ्रीजिंग होती है, तो ये क्या कोई दंदना कोई चीज़ होती है, या मतलब कैसे इसको कैसे किया जाता है? ये आपने एग फ्रीजिंग के लिए पूछ के ना मेरे दिल से बहुत करीब एक क्वेश्चन पूछ लिया। वो मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि
आईवीएफ की प्रैक्टिस में लास्ट 10 सालों में कानपुर में, या इससे पहले से भी ये देखने में आ रहा है कि आजकल एग क्वालिटी बहुत खराब मिल रही है हम लोग को। अब या तो खराब खाना पीना हो गया है, दुनिया भर के एडिक्शंस हो गई, मोबाइल के एडिक्शंस हो गई, हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या वजह है, बट एग क्वालिटी हमें खराब हो गई है। तो जब तक पेशेंट हमारे पास आता है तब तक उसकी एग क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि कई बार हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि तुम किसी डोनर एग ले लो, मतलब किसी और का एग ले लो। स्पर्म हस्बैंड नहीं होता, बट एग किसी और से होता है, जो कि एक समझदार महिला को जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता। पहला तो अब ये है कि आजकल जब लेट मैरिज हो गई है, आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, या आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, तो आप टाइमली अपने एएमएच का या फर्टिलिटी टेस्ट करवा लो। अगर आपका फर्टिलिटी टेस्ट कम है तो आप अपने एग्स को प्लीज करा लोगे। जब लेटर ऑन आपको बच्चे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास ये एग्स होंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपको शायद आगे से थर्ड पार्टी की एग डोनर की हेल्प ना लेनी पड़े। ये फायदा है एग फ्रीजिंग। तो मैम क्या ये भी एग फ्रीजिंग में मात्र 10-12 दिन के इंजेक्शन लगते हैं पेशेंट पीरियड के सेकेंड डे से लेकर 12वें-14वें दिन तक, और उनके जो भी फॉलिकल्स है वो डेवलप लगभग हो जाते हैं। उन इंजेक्शन के बाद 1 दिन के ब्रेक के बाद अगले दिन सुबह उन्हें खाली पेट बुलाया जाता है, एक सुई लगा के 15 मिनट के लिए सुला देते हैं, और हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो जो काले काले गोले होते हैं जिसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, एक सुई द्वारा उसका लिक्विड एस्पिरेट कर लेते हैं। ओके और उन एग्स को डी के नाम से एंड्रोलजिस्ट प्लीज पकड़ते हैं। मैम क्या तो जो प्रोसीजर है वो एग पिकअप वाला, जिसे हम एग पिकअप बोलते हैं, वो बेहोशी में होता है, तो इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो मान लीजिए बहुत ही माइनर प्रोसीजर होता है, बॉडी में कोई कट या चीरा नहीं लगता। कोई लेडी ये कराना चाहती है मान लीजिए, तो उसको आईवीएफ बाद में प्लान करना हो तो इसके क्या चार्जेस आते हैं? इसका पहले ले लेते हैं आप लोग कि ये आईवीएफ में इंक्लूडेड रहता है? मान लीजिए अब उसको तो 2-3 साल बाद आईवीएफ प्लान करना है, तो क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं, तो इसका क्या चार्जेस आता है? देखिए, एग्स को डेवलप करने के लिए हमें जो इंजेक्शंस लगेंगे वो एज पर एक्चुअल्स है। जो इंजेक्शंस का कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, प्लस ओवम पिकअप का जो कॉस्ट फ्रीजिंग का कॉस्ट होता है वो हो गया। अब हमने एग्स को आपके लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज किया, तो वो क्रायो कैन में हमें लिक्विड नाइट्रोजन आपका भरना होता है, तो पर ईयर का उसका फ्रीजिंग कंटिन्यू करने का चार्ज होता है। तो एक तरह का हम फाइनेंशियल एक पैकेज टाइप बना देते हैं पेशेंट के लिए, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए ये, और वो लगभग उसी में सब इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, बाद में वो इंक्लूडेड। जैसे आप ये मान के चलो कि आपने कोई लॉकर खोला, उसमें ज्वेलरी रखी है, उस लॉकर का 5 साल फीस देते हो, तो मेंटेन दैट लॉकर। ओके। तो मैम एक चीज और थी मन में कि जैसे आपने बताया कि वेट कम कराते हैं तो उनको और क्या काउंसलिंग आप देते हैं? मेंटल काउंसलिंग दी आपने, वेट कम कराया, उनका आहार, तो क्या डाइटिशियन वगैरह सब आप लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें कि वो अब काफी कुछ हम खुद ही बता देते हैं, अच्छा खुद ही बस है, लेकिन लगता है कि बहुत मॉर्बिडली ओबीज है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, तो डेफिनेटली हम एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास उनको रेफर करते हैं। और इनफैक्ट आजकल बेरियाट्रिक सर्जरी और ऐसी मेडिसिन भी आ गई, जो आप सुन रहे होगे आजकल, ओलम्बिक एंड ऑल, ये सब मेडिसिन भी आ गई हैं, ग्लूटामाइन रिसेप्टर हम कहते हैं उसको मेडिकल भाषा में, तो वो सब मेडिसिन भी आ गई हैं जो वेट लॉस में हेल्प करती है। मैम बैरिएट्रिक सर्जरी क्या हार्मफुल नहीं होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए? नहीं, क्यों नहीं, बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आप आईवीएफ के लिए सोच सकते हो, बट मैं बात कर रही हूँ उन ओबीस महिलाओं की जिनका ये सब डाइट वाइट का सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, इसमें वो इसके आगे बढ़ रही है, काफी आगे बढ़ रही अच्छा, है। ये उनकी। बट हाँ, आईवीएफ के केसेस में अगर आप ओवरवेट या ओबीस और आप 8 से 10% आपका वेट लॉस हो जाता है फ्रॉम द करंट बॉडी वेट, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो सर्च करे जा रहे हैं कि हम आईवीएफ से कैसे बचे। हाँ, सबसे ज्यादा ये सर्च में है क्वेश्चन कि हम आईवीएफ से कैसे बचे। तो आप बताइए हमको, जो ये सोच रहे कि हम आईवीएफ से कैसे बचे, तो उनको पहले से क्या ऐसे कर। तो सबसे पहले तो अपनी बत्ती जल्दी जलाएं, है ना। शादी को अगर आपके 1 साल हो गया है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, तो प्लीज, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है फर्टिलिटी सेंटर्स के, किसी भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाके अपना वर्कअप करा दो कि भाई हमारे में दिक्कत क्या है, हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारे में दिक्कत क्या है। हो सकता है छोटी मोटी दिक्कत हो, इसमें आपको आईवीएफ की जरूरत ना पड़े।
मान लो आपका आता है कि ट्यूब्स बंद हो गई है, राइट, या हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत खराब है, ठीक है, या फिर आपकी एग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, या आपकी एज एडवांस 35 प्लस है और आप ट्राई करो हो नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में सच में आईवीएफ ही बेटर रहेगा उनके लिए। और ज्यादातर यंग कपल अगर टाइमली आ जाते हैं और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती तो उन लोग को आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी ओपीडी में आप देखोगे ज्यादातर पेशेंट्स को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। मैम एक क्वेश्चन और था जो जनरली लोगों के दिमाग में चलता है कि आईवीएफ में कोई गारंटी तो होती नहीं, तो इसका सक्सेस रेट जरूर बताएं आप कि क्या होता है। ये मन में आता है बल्कि पता नहीं हमारा इतना पैसा लग जाएगा, क्या सक्सेस रेट है, होगा भी कि नहीं होगा, तो ये प्लीज आप बताएं व्यूअर्स को। देखिए आईवीएफ या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए दुनिया में किसी भी काम के लिए 100% की गारंटी नहीं होती, पहली बात तो है ना। किसी भी काम के लिए आज आप एक बच्चे को सुबह से लेकर रात तक पढ़ाओ, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो बहुत अच्छा कंपटीशन एग्जाम निकाल लेगा, राइट। आपके एफर्ट्स की गारंटी होती है। आप एज टीचर बोल सकते हो कि मैंने अपने एफर्ट 100% दी, लेकिन वो बच्चा यूनिवर्सिटी प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकती हो। साइंस के किसी भी ट्रीटमेंट में आप बढ़िया से बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाइए, बढ़िया से बढ़िया किडनी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाइए, वो अपने पेशेंट को 100% बचाने की गारंटी नहीं ले सकता है ना। अब यहाँ पे वो सिस्टम जो इतने सालों से काम नहीं कर रहा, उस सिस्टम में हमें प्रेगनेंसी लानी है, तो कैसे हम 100% की गारंटी ले लें, है ना। भाई नहीं हो रहा तभी तो आप आए हो सामने हमारे, राइट। आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है महिला की उम्र पे। मैं बार बार उम्र पे जोर डालती हूँ, थोड़ा सा लगेगा कि पिछला सोच रही हूँ, पिछली सोच रख रही हूँ, बट एज का बहुत बड़ा रोल है। अगर एज एडवांस्ड है सक्सेस रेट कम होगी, एज कम है सक्सेस रेट ज्यादा होगी। ओके, प्लस मैटर करता है कि उसकी एग क्वालिटी कैसी है और लैब की फैसिलिटीज कैसी है, प्लस आपका कितना पर्सनलाइज्ड आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है ना। हाँ, ये तीनों चीज दूर से सैटेलाइट से वीडियो कॉल से आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज हर केस अलग है, बिल्कुल हर चीज अलग है, आपको वो अटेंशन चाहिए। तो इस तरीके से सक्सेस रेट बॉडी पर होती है। आप लगभग ऑन एन एवरेज एक अच्छे आईवीएफ सेंटर की सक्सेस रेट 40 से 50% होती है टू कैरी होम द बेबी, मतलब बच्चा हाथ में लेने का। 40 से 50 होती है पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए। अच्छा जी, ये पक्की बात है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, कहीं पे थोड़ा कम होगा, ये रियलिस्टिक डाटा है जो मैं आपको दे रही हूँ। मतलब हम लोग ये मान के चलें कि 50% तो है चांस पे। बिल्कुल, और जहां आपका बच्चा नहीं हो रहा, आप 0 पर बैठे हो, 50% इज अ गुड नंबर। हाँ, इट इज अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। और अगर आप टाइमली डिसाइड कर लेते हो इन योर यंगर एज, डेफिनेटली आपके चांसेस बेटर है। आप खुद देखोगे, आप आज से 10 साल पहले आपकी फिटनेस लेवल अलग, आज अलग है। तो हमें खुद समझना, हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है कि भाई अब ये दिक्कत हो रही है, तो बेटर जो चीजें लाइफ में टाइम से करनी हो कल, है ना। अब कई कपल भी है कि उनको भाई शादी के 1 साल हुए हैं, मुझे बच्चा अभी नहीं चाहिए, मुझे बच्चा, मैंने अपने फर्टिलिटी टेस्ट करवाए, वो बॉर्डर लाइन है, तो बेटर मैं अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करवा लूं, देखूंगा बाद में, मैं 5 साल बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, ये करियर में ये जंप लेने के बाद, ये बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद करूंगा, तब कर लेंगे। दैट इज अ स्मार्ट मूव। आज की यंग जनरेशन इतनी स्मार्ट है, उसको ऐसा सोचना चाहिए, है ना। लेकिन वो चलो ठीक है, देखा जाएगा, जब देखा जाता है, जब एंड में आप आते हो, फिर आप कहाँ से आपको फैंटास्टिक सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं आप। तो ये एक्चुअली अपना दर्द बता रही हूँ। आपके पास तो नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं। दर्द ऐसे भी है मैम, जैसे कि जो कम पढ़े लोग हैं, और जैसे हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे खुद के पास, जैसे आज हम आपके पास आए हुए, तो हम जहाँ रह रहे वहां पर भी एक दीदी है, तो उनको 3 साल से कंसीव नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान भरोसे बैठी है कि जब भगवान देंगे तब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज जरूर दीजिए, तो ताकि हम इस चीज को दिखा सके कि भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जरूर आप बताइए। अब मैं ऐसा कहना चाहूंगी, देखो भगवान तो हर काम में, आज हम भी अगर काम करते हैं भगवान को याद करते हैं सबसे पहले, फिर काम करते हैं, क्योंकि उनकी पावर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन भगवान भी ये कहते हैं कि आप पहले अपने कर्म करो, है ना। तो पहले आप, जरूरी नहीं हो सकता आपका ऐसे ही हो जाए, बट एक बार अपना प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो करवाइए,
अगर कुछ आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने वो करिए। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि 60 से 70% कपल को उसी से प्रेगनेंसी हो जाएगी, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे ये आपका सिर्फ आईवीएफ सेंटर है कि नॉर्मल भी आप डील करते हैं, नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं तो आप? बिल्कुल आते हैं, हाँ। अच्छा, आपके पास नॉर्मल भी आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो ठीक है, डेफिनेटली आईवीएफ हाँ। का काम हम करते हैं, अच्छा करते हैं, और हमारे पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है इन कामों के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ज्यादातर ओपीडी में 60 से 70% पेशेंट्स को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा-सा मतलब मैनिपुलेट करने वाला है। जो पुराने लोग हैं, उनके मन में क्वेश्चन चलता है कि आईवीएफ जो है, बहुत लोगों ने कहा कि बेबी मेकिंग बिज़नेस बन के रह गया है और इसमें कोई सक्सेस रेट भी नहीं होती। ख़ैर सक्सेस का आपने बता दिया, लेकिन उनके माइंडसेट को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? पुराने लोगों ने बड़ी मुश्किल से स्मार्टफोन अडेप्ट किया, जी। है ना? बड़ी मुश्किल से वो लोग वर्किंग बहुओं को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो चेंज तो मुश्किल है, स्पेशली ओल्ड एज के साथ में। और हमें एआरटी लॉ कहता है कि हस्बैंड वाइफ की रजामंदी होनी चाहिए, है ना? और आईवीएफ के इलाज में बेस्ट पार्ट क्या है कि बॉडी में कोई कट या चीरा तो लगता नहीं। एज अ कपल अगर आपको बच्चे की जरूरत है, अगर आपको आईवीएफ के लिए जाना है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगा कि आपकी फैमिली वाले नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको कुछ डिसीजन अपने लिए देने पड़ते हैं, है ना? और आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, एक बार प्रेगनेंसी आ गई, आपकी मदर इन लॉ जहां चाहे वहां दिखाओ प्रेगनेंसी, अच्छा, राइट? यस मैम। हाँ, है ना? क्योंकि ये कपल की चॉइस है। यहाँ पे हम पूरी फैमिली को अगर इन्वॉल्व करेंगे, अगर अपने बहुत सीनियर सिटीजन्स को जिनका चेंज होना मुश्किल है उनको भी समझाएंगे, तो शायद अब अपना प्रेशियस टाइम लूज कर देंगे, फील करते हैं, है ना? और दूसरी चीज है, गलत धारणा तो हर चीज के लिए है। ये बात। हेयर कलर से लेकर के, मेकअप से लेकर के, एवरीथिंग के लिए हम कहाँ बचते हैं गलत धारणाओं से? स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें ओवरकम करके आज की यंग जनरेशन को अपनी प्रोग्रेस भी देखनी है, अपनी फैमिली भी कंप्लीट करनी है। ये सूझबूझ तो हर पढ़े लिखे इंसान में मुझे लगता होती है, बल्कि आजकल गांव के लोगों में भी होती है ना? हमारे पास ज्यादातर गांव से पेशेंट्स आते हैं और इतने जागरूक होते हैं, टाइमली इलाज कराते हैं, टाइमली प्रेगनेंसी लाते हैं, और आराम से गांव के सीएससी और पीएससी में डिलीवरी करवा लेते हैं। मैम आगे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जैसे प्रेग्नेंट? यूजुअली अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं आती है। वो अगर ट्विंस होते हैं तो डेफिनेटली उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बट अगेन यहाँ पे एज की बात आ गई, अगर यंग एज की लड़की है ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैम क्या ऑपरेशन से होते हैं बेबीज की नॉर्मल डिलीवरी? सिंगल प्रेगनेंसीज है तो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन अगर ट्विंस होते हैं तो ज्यादातर ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। तो मैम थैंक यू सो मच, बहुत सारी आपने हमें जानकारी दी, कम समय में बहुत कुछ आपने बताया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने हमें बहुत पेशेंस के साथ सुना। आपने सुना आज आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सचदेवा के मुंह से। आपको बहुत अच्छी जानकारियां मुझे उम्मीद है मिली होंगी। मुझे लगता है कि आप अगर इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी नॉलेज में कोई भी कपल ऐसा है जिनको ऐसी कोई भी बाधा आ रही है, तो आप निसंकोच डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्रावी आईवीएफ सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में आपको एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मोनिका सचदेवा अपने मुंह से कोई संदेश व्यूअर्स को जरूर दें। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, काफी सारे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इतना सा ही कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला हो, भले वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, होम मेकर है, माँ बनने की इच्छा सबके अंदर है, तो उस इच्छा को दबाइए नहीं। अगर कुछ समस्या लग रही है प्रेगनेंसी होने में, तो प्लीज आप अपने आसपास के फर्टिलिटी सेंटर या मेरे पास भी आ सकते हैं, कंसल्ट करिए, बेझिझक होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, कुछ ना कुछ बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच।